नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस 2024 में कहां इंडिया अलायंस के जो दल हैं और वो कौन कौन से दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। और क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर को लेकर इतनी ज्यादा सक्रियता के बावजूद भाजपा की मोदी जी का मिशन कुछ और ही चल रहा है। कभी तमिलनाडु जाते हैं, कभी केरला जाते हैं, कभी लक्षद्वीप, पुडुचेरी, कभी महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। तो क्या सवाल यही उठता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चिंता सताने लगी है कि जहां जहां क्षेत्रीय छत्रप मजबूत ज्यादा हैं वहां पर बीजेपी के लिए 2024 का जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं क्या? इसी पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, राज्यवार चर्चा करेंगे कि कौन से राज्य में कहां कहां भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही है या इंडिया अलायंस कहां कहां बीजेपी के लिए मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, आप देखिए कि पूरी बीजेपी एक तरफ राममय है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग ही रास्ता अख्तियार कर रखा है। कभी तमिलनाडु, कभी केरल, बिल्कुल। और विकास के साथ साथ में धर्म का जो तड़का लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एक साथ दो मोर्चों पर चल रहे हैं। और वही स्टेट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिक एंड चूज कर रहे हैं जहां जहां अपोजिशन थोड़ा बहुत भी मजबूत है बीजेपी की अपेक्षा में। जी हाँ, और आप देखिए कि बीते 15 दिनों से जिस तरीके से दक्षिण भारत में वो ट्रेवल कर रहे हैं, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, इन जगहों पे अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। आप देखिए कि दक्षिण भारत के 6 स्टेट्स की 130 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर भाजपा, कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो पीएम मोदी को ये पता है कि हमको अपने लिए नए आयाम ढूंढने हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस मजबूत है और बीजेपी कमजोर है। साथ में बीजेपी के साथ कोई अलायंस भी नहीं है इस समय। जेडीएस को अगर छोड़ दिया जाए, वो भी हाल में ही हुआ है। तो ऐसे में आप देखिए, शुरुआत केरल से कर ले, 13 लोकसभा सीटें हैं वहां पे। बीते चुनाव में देखिए परफॉर्मेंस बीजेपी का बढ़ रहा है, वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन सीटों में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। तो 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं केरल की जहां पर बीजेपी को लगता है कि इस बार हम जरा सी और मेहनत कर देंगे तो वो निकल जाएंगी। वहां पर देखिए प्रधानमंत्री एक तिरुवनंतपुरम सीट जहां से शशि थरूर चुनाव लड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आप वहां पे 25 से 30% तक वोट बीजेपी पाई है और ओवरऑल 13% केरल में पाई। 14 में तो सिर्फ 2% का अंतर था शशि थरूर मतलब कांग्रेस और बीजेपी में। हालांकि वो 19 में आकर के थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ जी। शायद यही वजह है केरल में बीजेपी अपना स्पेस बिल्कुल। आप देखिए बहुत स्पेस कर रही है। पीएम ने वक्त दिया वहां पे, देखिए मंदिर वहां पर गए, एक मैसेज दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और लोग पसंद भी कर रहे हैं उनको। मुझे दिखाई दिया वहां से जो इन्फॉर्मेशन आई। इसके अलावा महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूत है, वहां पे मजबूत रही है। अगर विघटन नहीं हुआ, जिस तरीके से अजित पवार एनसीपी से टूटे और शिंदे शिवसेना से टूटे, नहीं तो महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूत है। तो अब उनको पता है कि लोगों में नाराजगी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे ये नहीं पसंद कर रहे हैं कि जिस तरीके से शिंदे ने या अजित पवार ने अपनी पार्टी के साथ जो किया, उसको लेकर के चुनाव में रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पीएम वहां भी समय दे रहे हैं, क्योंकि 48 सीटें। अच्छा, पार्टी तोड़ी तो तोड़ी, अब बड़े चेहरों को तोड़ा जा रहा है। मिलिंद देवड़ा चले गए। जी हाँ, देखिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स सबसे कॉम्प्लेक्स है। दूसरे नंबर का स्टेट है जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, और वहां पर सभी पार्टियां, जैसे कि किसी राज्य में कोई ज्यादा मजबूत होता है, कोई कम होता है, मतलब सबके अवसर, लेकिन वहां पे सबके समान अवसर हैं। सभी पार्टियां लगभग एक बराबर मजबूत है। तो वहां पे त्रिकोणीय नहीं, चतुष्कोणीय मुकाबला है वहां पे। सभी पार्टियों के बीच में लड़ाई है वहां पे। इसीलिए पीएम को लगता है कि वहां समय देंगे, और अच्छे नंबर्स आ गए तो जो नुकसान अगर कहीं होता है किसी और राज्य में, तो उसकी भरपाई वहां पर कर सकते हैं। और एक और चीज मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर ज्यादा केंद्रित करी जहां पर ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, प्लस जहां पर विपक्ष ज्यादा मजबूत है। बंगाल ले लीजिए आप, तमिलनाडु में अच्छी खासी सीटें हैं, महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीटें हैं, केरल में भारतीय जनता पार्टी
केरल बहुत ज्यादा चुभ रहा है बीजेपी को। दरअसल केरल कभी जीत नहीं पाई बीजेपी। कभी नहीं जीत पाई और जीतते जीतते रह गई। हाँ। मतलब वोट शेयर अच्छा मिल रहा है। 4 लोकसभा सीटें केरल में ऐसी हैं जो लगभग जीतते जीतते रह गई। तो उनको लगता है कि हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जहां पे जीरो है वहां से हम बढ़ेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। आपने वेस्ट बंगाल का नाम लिया, तीसरे नंबर का स्टेट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। टीएमसी का गढ़ रहा है वो हमेशा से। वाम इस समय मजबूत नहीं है, कांग्रेस मजबूत नहीं है, सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी का है। बीजेपी ने 2019 में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उनको लगता है कि उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है एक लेवल। और विधानसभा चुनाव में देखिए आगे लेके गए थे। पे आपसे एक सवाल करूंगा, 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत अच्छा परफॉर्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने वो तब परफॉर्म अच्छा किया था जब टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने तोड़ लिया था जी। अब वो स्पेस नहीं है उनके पास। और दूसरा उनके पास एक ये भी दिक्कत होगी कि इस बार गठबंधन बनता है तो टीएमसी, वाम, कांग्रेस भले अंदर खाने राज्य में दिक्कतें दिख रही हैं, लेकिन अगर गठबंधन बनता है तो बहुत मजबूत गठबंधन बनेगा। तो जो 18 सीटें जीती गई थी, मुझे लगता है वहां तक पहुंचने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। हमारे एक साथी, हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, बंगाल की पॉलिटिक्स पे ही बात कर रहे थे। जाधवपुर यूनिवर्सिटी, अक्सर कहा जाता है कि बंगाल का जो नैरेटिव फिक्स होता है, बंगाल में जो चल रहा होता है उसका डिस्कशन जाधवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा होता है। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात मुझे बताई, बोला इस बार का नैरेटिव अलग है। हिंदी पट्टी के राज्यों में भले कुछ हो, लेकिन बंगाल का नैरेटिव एकदम अलग है, बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है, उन्होंने सीधे तौर पर बोला। अच्छा, इस बार वहां पर नुकसान हो सकता है। देखिए बीजेपी को अपना फायदा, बीजेपी इस तरीके से अपना फायदा देख रही कि हाल में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 4 से सीधे 70 पे आ गई थी, वो बढ़ी थी। उनके विधानसभा सीटों में नंबर्स में इजाफा हुआ था। तो उनको लगता है कि लोकसभा सीटों में हम इसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो बेहतर होगा। पार्टी का कैडर मजबूत किया गया है, शुवेंदु अधिकारी जैसा मजबूत नेता जो ममता बनर्जी खेमे से खींच के लाया गया ताकि पार्टी का कैडर वहां पे मजबूत किया जाए। दौरे हुए वहां पर बड़े नेताओं के। देखिए कोशिश की जा रही बीजेपी की तरफ से कि उन बड़े राज्यों को हिट किया जाए जहां पे लोकसभा की ज्यादा सीटें हैं, ताकि अकेले अपने दम पे जो 272 का जादुई आंकड़ा है उसको हासिल किया जा सके। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जो कि शून्य रहा है, एआईएडीएम के साथ ही भी नहीं अभी है। हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार की भी चर्चा करनी है, क्योंकि बाकी के जो बड़े स्टेट हैं जहां पर क्षेत्रीय छत्रप जो इंडिया अलायंस में है वो मजबूत है, उन पर चर्चा लगभग हम लोगों ने कर ली। अब बिहार की अगर हम बात कर लें, बिहार में भी 40 सीटें लोकसभा की हैं। 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जेडीयू के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी और ठीक ठाक सीटें उसने हासिल की थी। इस बार पूरी तरीके से पिक्चर चेंज है और कहा जा रहा था कि 13 जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम चंपारण बेतिया से शुरू करने वाले, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद ये भी था कि अमित शाह और नितिन गडकरी की भी रैलियां लगी हुई हैं। बिहार भी बहुत बड़ा फोकस है इस बार। देखिए बिहार, मुझे लगता है कि आप देश के सभी राज्यों को अगर स्टडी कीजिए तो बिहार भाजपा के लिए एक अबूझ पहेली इस बार के चुनाव में साबित होने वाला है। पिछली बार तो जेडीयू था तो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। इस बार जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वाम सब एक तरफ है, बीजेपी अकेले ही अपने 2-4 सहयोगियों के साथ। और सहयोगी वो हैं जो कभी उधर रहते हैं, कभी इधर रहते हैं। तो उन पर बहुत ज्यादा भरोसा रिलाई नहीं किया सकता, उनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा उसमें भी एलजेपी के 2 गुट हैं। पशुपति पारस अलग कह रहे हैं कि अगर चिराग रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा, चिराग कह रहे हैं, आपस में लड़ाई है। आरएलएसपी कभी इधर रहते हैं, कभी इधर रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा। तो आप समझिए बीजेपी के लिए मुश्किल है। और मुझे लगता है अभी तक जो समझ में आ रहा है, बीजेपी के जो कुछ नेता हैं, जो प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना था कि ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि दावे तो हम कर रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर क्या दिख रहा है। महागठबंधन बहुत मजबूत है, वहां पे आज भी बहुत मजबूत है, लेकिन ये बात भी सही है कि जनता नए विकल्प भी तलाश रही है, लेकिन नया विकल्प कोई है नहीं। तो ऐसे में समस्या ये आ रही है कि उस महागठबंधन पर भरोसा किया जाए या बीजेपी पर भरोसा किया जाए, क्योंकि जनता के बीच में मैसेज ये जा रहा है कि जो जेडीयू और आरजेडी की अंदर खाने जो लड़ाई चल रही है वो लोगों को पता है, वहां ग्राउंड लेवल पे पता है कि क्या समस्या है। वहां पे लोग उससे अलग होना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अगर इन दोनों में से कोई एक अलग होता है तो हमारे लिए विकल्प और खुलेगा, लेकिन विकल्प नहीं खुला है, बीजेपी या महागठबंधन। तो बिहार की जनता बहुत खामोश, आप देखिएगा इस बार बहुत मार्जिनल वहां पे दिक्कत देखने को मिल सकती है। बहुत अहम सवाल है,
हालांकि ज़्यादातर जिससे भी आप पूछें उत्तर प्रदेश के बारे में तो वो भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर आता है और वो कहता है कि 2019 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से इस बार जाने वाली हैं। क्या ये सच है? क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाली है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि देखिए पिछली बार सपा और बसपा का जो कॉकटेल बना हुआ था, जो महागठबंधन उत्तर प्रदेश का बना था, उस बैरियर को बीजेपी ने तोड़ा था, वो काम नहीं किया। वहां पे बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का कोई आधार है नहीं अभी फिलहाल, दिखाई भी नहीं दे रहा है, फोकस भी नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा है, राम मंदिर की लहर उत्तर प्रदेश से ही पूरे देश में जा रही है। तो यहाँ पे तो पूरे प्रदेश भर में राम मंदिर की लहर चल रही है और मुझे लगता है कि जो पिछली बार था 62 सीटों का, उससे आगे निकल सकती है बीजेपी। यहाँ तो 80 का दावा कर रही है बीजेपी कि हम 80 के 80 जीतेंगे इस बार। ठीक बात है। कुल मिलाकर के जो राज्य जहां पर इंडिया अलायंस के दल मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी का फोकस या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उन स्टेट में है और इसकी जो शुरुआत है वो साउथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आप समझिए कितना ज़्यादा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के बड़े से बड़े पदाधिकारी, संघ और पूरा वीएचपी सब जुटा हुआ है राम मंदिर में। उस वक्त नरेंद्र मोदी का फोकस कहाँ है? तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में। ये वो स्टेट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को स्पेस नहीं मिल रहा 2024 के नज़रिए से। और यहां पर ये जो स्टेट्स हैं, जो साउथ के स्टेट आते हैं, लगभग 130 से ज़्यादा सीटें आती हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि उसने दावा कर रखा है कि इस बार 400 पार। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ पिछड़ने वाली है और कहाँ कहाँ आगे जाने वाली है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो, हमारा एनालिसिस, हमारा डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए डेली लाइव।